हेलो। अपन आज इसमें सर्किट एनालिसिस में अपन आज शुरू करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब कि अन्योन्य प्रेरण। प्रेरणा मतलब किसी और की प्रेरणा से किसी और में विभवांतर उत्पन्न होना, यही प्रेरणा कहलाता है। ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि एक दो तरह के कपल सर्किट लगे हुए, एक सर्किट जो है वन मान लिया, एक मतलब जिसमें कोयल वन लगी हुई है जिसमें और दूसरा है जिसमें कोयल टू लगी हुई है। ठीक है ना। दो कोयल लगा दिया। अब ये दोनों आपस में कपल्ड हैं इसलिए क्या होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जब एक एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो इनके अंदर म्यूचुअली इंडक्टेंस जनरेट हो जाता है। म्यूचुअली इंडक्टेंस क्यों जनरेट होता है? क्योंकि इनके अंदर जो फ्लक्स जनरेट होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है और म्यूचुअली फ्लक्स जनरेट होने लग जाता है। ठीक है ना। एक कोयल का दूसरे कोयल के ऊपर और दूसरे कोयल का पहले कोयल के ऊपर, इस तरह से अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट होने लग जाता है। अब मान लो कि यहाँ पर ये जो अपनी पहली कोयल है, यहाँ पर वोल्टेज VL1 लगा हुआ है और दूसरा जो यहाँ पर जो इसकी करंट है वो है I1। ठीक है। यहाँ पर जो इसका वोल्टेज हो वो VL1 लगा हुआ है और उसकी करंट है I1। ठीक है ना। और ये कोयल 1 है। ठीक है ना। इसका जो फ्लक्स जनरेट होता है जब कोयल में करंट फ्लो होती है तो इसके अंदर एक फ्लक्स जनरेट होता है, वो होता है 511। इसी प्रकार से VL2 कोयल को अपन देख लेते हैं। इसमें जो वोल्टेज लगा हुआ है VL2 है। ठीक है। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है I2 और इसी के साथ में जो इसके अंदर फ्लक्स जनरेट होता है वो है 522। क्या है? 522। अब क्या है, अपनों ने मान लिया है कि जो ये दोनों कोयल है इनमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब कुंडली में कितने इनके घेरों की संख्या है। तो जो पहली कोयल है इसके अंदर है N1 और दूसरी जो कोयल है उसके अंदर है N2। ये अपनों ने कुंडली में घेरों की संख्या अपनों ने डिसाइड कर ली। क्योंकि क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है और इसमें वोल्टेज जनरेट होता है, जो कुंडली में वोल्टेज जनरेट होता है वो इनकी घेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है, इसीलिए। ठीक है ना। अब अपनों ने क्या देखा, अब इन दोनों में I1 और I2 करंट फ्लो हो रही है। ठीक है ना। अपनों ने सबसे पहले ये समझ लिया कि इनके अंदर जो करंट फ्लो होती है। अब क्या होता है कि जब इनके अंदर करंट फ्लो होती है, जैसे कि इस जो पहली वाली कोयल है इसके अंदर अपनों ने करंट फ्लो करवाई I1, तो इसके अंदर इसका जो फ्लक्स है वो जनरेट हुआ। कौन सा? 511 फ्लक्स तो जनरेट हुआ ही, साथ ही जो दूसरी कोयल है उसके अंदर भी इसके कारण से एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। ठीक है ना। और इसी प्रकार से जब कोयल 2 में ये करंट I2 फ्लो होती है तो इसके कारण से जो कोयल 1 है इसके अंदर फ्लक्स जनरेट हो जाता है, तो ये होता है म्यूचुअल फ्लक्स होता है। ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, देखते हैं। दोनों कुंडली को क्रमशः I1 और I2 धारा प्रभावित होती है। ठीक है। अपने ये समझा दिया। अब क्या होता है, प्रत्येक कुंडली में जो लीकेज फ्लक्स होता है इनके अंदर वो 511 और कुंडली 1 के लिए तथा 522 जो है कुंडली 2 के लिए है। ठीक है ना। जैसा कि ये चित्र में भी अपनों को बता रखा है, लेकिन इसके अंदर 511 में फ्लक्स जनरेट हो रहा है और इस कोयल के अंदर 522 फ्लक्स जनरेट हो रहा है। ठीक है। अपनों ने इतनी बात समझ ली। अब इसके बाद में अपन समझते हैं कि ये क्या, इसके आगे क्या कहानी है। इसके आगे क्या हो रहा है कि जब कुंडली 1 में करंट फ्लो होती है तो कुंडली 2 में भी फ्लक्स जनरेट होने लग जाता है उसके कारण, उस करंट के कारण। तो अपनों ने यहाँ पर बता रखा है जैसे कि 512 है वो कुंडली 1 में कुंडली 2 के कारण अन्योन्य प्रेरण, मतलब कि कुंडली 2 में I2 करंट फ्लो हो रही है। अब जो इस I2 करंट के कारण कुंडली 1 में 512 मतलब कि दो कुंडली 12 मतलब कि 1 में 2 के कारण अन्योन्य प्रेरण। 512 का मतलब है 1 में 2 के कारण अन्योन्य प्रेरण। 512 का मतलब होता है 1 में 2 के कारण अन्योन्य प्रेरण। ठीक है ना। इसी प्रकार से 521 का क्या मतलब है कि कुंडली 2 में अन्योन्य प्रेरण किसके? कुंडली 1 की वजह से। ठीक है ना। इसी प्रकार से म्यूचुअली इनके अंदर फ्लक्स जनरेट होने लग जाता है। ठीक है ना। तो ये इसके बाद अपन ये इसका फॉर्मूले के अंदर अपन इसको मानते हैं, जैसे कि अब अपनों को मान लिए कि ये फ्लक्स जनरेट हो गया। ठीक है। म्यूचुअली जनरेट हुआ, ये कैसे भी जनरेट हुआ था। अब अपन इसको क्या करते हैं, अब अपन देखते हैं VL2 फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं? VL2 फाइंड आउट करते हैं। VL2 क्या होता है? N2 मतलब कि इस कोयल के ऊपर जो टर्न्स होते हैं
इस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, इसका वोल्टेज, इसलिए इसका N2 पे तो डिपेंडेंट है ही, और इसके अंदर जो फ्लक्स जनरेट हुआ उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो वो किस तरह से हुआ, ठीक है ना, कुंडली 2 के कारण कुंडली 1 में जो अन्योन्य प्रेरण है, मतलब म्यूचुअली जो इंडक्टेंस जनरेट हो रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे अपनों ने जो एक वोल्टेज को डिफाइन किया है वो है VL2 बराबर N2 d∅12 अपॉन dt, ठीक है ना। ये VL2 मतलब कि दूसरी कॉइल में जो प्रवाहित होने वाला वोल्टेज है ये अपनों ने डिफाइन कर लिया। इसी प्रकार से अगर अपन 512 का जो मान है वो कुंडली 1 में प्रवाहित होने वाली धारा पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। 512 क्या है, कुंडली 1 में कुंडली 2 के कारण अन्योन्य प्रेरण है, अपनों ने ये पहले देखा हुआ है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये कुंडली 1 में जो धारा प्रवाहित हो रही है I1, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए अपनों ने और जो कुंडली 2 है इसमें जो वोल्टेज आ रहा है इसका मान कुंडली 1 में प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर कर रहा है ना। इसलिए क्या हो रहा है कि VL2 जो है वो M di1 dt भी हो गया, क्योंकि अपना वोल्टेज किसका निकालना है, कुंडली 2 का वोल्टेज निकालना है। कुंडली 2 का वोल्टेज निकालना है तो M क्या है, यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण है, मतलब कि किसी की प्रेरणा से नंबर 1 कोइल से नंबर 2 में जो प्रेरित इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो है M, ठीक है, इसको अपनों ने M मान लिया। अब इसके साथ जो किसके कारण हो रहा है, वो जो कुंडली 1 में धारा प्रवाहित हो रही है I1, उसके कारण से ये कुंडली 2 में वोल्टेज आ रहा है, इसलिए MDI1/dt अपनों ने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या है, ये दोनों समीकरण बता तो क्या रही है, VL2 बता रही है, मतलब कुंडली 2 में जो वोल्टेज जनरेट हुआ है उसको बता रही है, फ्लक्स EMF जनरेट हुआ है उसको बता रही है, इसलिए ये दोनों इक्वेशन बराबर है। तो अपनों ने यहाँ पर क्या किया, बराबर कर दिया इसको, ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद अपनों ने क्या किया, अपनों ने इसको सोल्व किया तो dt से dt यहाँ पर कट गया, तो बचा क्या, M जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या बचा, अपनों ने यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, अपनों ने कोइल 2 के रेस्पेक्ट में, मतलब VL2 फाइंड किया है ना, इसीलिए अपनों ने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो लिए वो N2 के लिए, मतलब कि कोइल 2 के लिए, ठीक है ना। तो M बराबर N2 d∅12/di1 यहाँ पे पक्षांतरित किया, di1 नीचे चला गया, और अपनों ने यहाँ पर फाइंड कर लिया म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक सूत्र जो होता है M बराबर N2 di2/di1, ठीक है ना। इस प्रकार से अपनों ने ये वाला सूत्र फाइंड आउट किया। इसके आगे अपन देखते हैं, इसी प्रकार अगर N1 में जो कुंडली 1 है वहां पर अगर अपनों को म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे, वो इस सूत्र से निकालेंगे। किस सूत्र से, M बराबर N1, मतलब कि यहाँ की टर्न्स जो है अपन वो जो टर्न्स लेंगे वो किसकी लेंगे, मतलब घेरों की संख्या लेंगे, वो अपन कोइल 1 की लेंगे अपन, ठीक है ना, कुंडली 1 की लेंगे, ठीक है ना। तो N1 d∅21/di2, यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है कोइल 1 में कोइल 2 के जो धारा प्रवाहित हो रही है उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए अपनों ने यहाँ पर di2 लिखा है, और उसके अंदर उसके कारण से जो 1 में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो फ्लक्स जनरेट हुआ उसको लिखा है अपनों ने d∅21/di2, ठीक है ना। इस प्रकार से अपनों ने ये दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस के दोनों तरह से, मतलब कुंडली 1 में भी देख लिया और कुंडली 2 में भी देख लिया, ठीक है ना। अब अपनों ने क्या किया कि इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ये इनके इंडक्टेंस पे डिपेंड होता है, तो वो किस प्रकार डिपेंडेंट होता है उसको अपन निकालते हैं, ठीक है ना। वो तो उसका जो सूत्र बनाना होता है वो अपन एक कपलिंग कोफिशिएंट के उससे अपन डिफाइन करते हैं, जो जिसको हिंदी में बोलते हैं युग्मक गुणांक, ठीक है ना। इसको अपन जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार समझ सकते हैं कि कुल फ्लक्स का वह भाग जो कुंडली को जोड़ता है, मतलब कि कितनी वो दोनों कोइल आपस में म्यूचुअली इंडक्टिव बनी हुई है, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है ना। तो कितनी बनी हुई है वो कौन बताता है, वो बताता है के, कौन बताता है, ये के बताएगा, ठीक है ना। मतलब कि युग्मक गुणक या फिर कपलिंग कोफिशिएंट वो बताएगा कि वो दोनों कोइल है वो आपस में कितनी म्यूचुअली कनेक्टेड है, कितनी म्यूचुअली एक दूसरे पर निर्भर कर रही है, ठीक है ना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अब ये दोनों क्या है, फ्लक्स भी डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अगर अपन एक की म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना, तो किस तरह से निकालेंगे, 512/511, मतलब एक के लिए निकाला तो यहाँ पे 511 आएगा, और दो के लिए निकालोगे तो 522 आएगा, और उसके अंदर जो म्यूचुअली फ्लक्स जनरेट हुआ वो 521/522, यहाँ पर जो एक के लिए निकाला वो 512/511,
ठीक है ना। इस प्रकार से अपन इसको डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, अपना देखते हैं कि कोई भी फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है ना। अब वो किसी दूसरे को सप्लाई कर रहा है, किसी दूसरे को सप्लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो थोड़ा कम ही करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो 511 से 512 है, मतलब कि जो एक के कारण जो म्यूचुअली फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो कम जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। इस और यहाँ पर भी 522 से 521 है वो कम ही जनरेट होगा, ठीक है ना। इसलिए क्या है, के का जो कि के युग्मक गुणा कपलिंग कोफिशिएंट है, इसका अधिकतम मान क्या होगा, 1 होगा। अधिकतम मान इसका 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इसके आगे अपन सॉल्व करते हैं। इसके आगे अपन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अपनों ने देखा कि इसका जो अधिकतम मान है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। एक से बढ़कर कपलिंग कोफिशिएंट हो ही नहीं सकता, मतलब 100% से ऊपर कोई चीज हो ही नहीं सकती, वो हमेशा 100% के अंदर अंदर ही परफॉर्म करेगी। अब अपनों ने क्या किया, अपनों ने जो सूत्र थे ऊपर, अपनों ने दोनों सूत्र निकाले हैं एम के, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस के जो दोनों सूत्र निकाले उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर एक साइड में तो एम स्क्वायर आ गया और साथ में N1 N2 521 अपन DI1 और 512 अपन DI2, इस तरह से अपनों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो इसके आगे अपनों ने क्या किया, 512 अपन 511 और 521 अपन 522, ठीक है ना। अपनों ने इसको रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस किया, मतलब 21 को जो है 11 की फॉर्म में लिखा और 12 को है वो 22 के फॉर्म में लिखा। इस प्रकार से अपनों ने इसको 512 और 521 दोनों को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर इक्वेशन जो युग्मक गुणांक के निकालने के लिए अपनों ने जो बात कही थी, इससे अपनों ने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो क्या अपने पास आया, वो आया के स्क्वायर N1 511 अपन DI2 और N2 जो है 522 अपन DI2। आई बात समझ में। अब क्या है, के स्क्वायर N1 511 अपन DI2 N2 522 अपन DI2, ये अपने पास आ गई इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद में क्या है, जो 511 अपन DI2 है, ये क्या है, ये किसी का इंडक्टेंस है। जब इंडक्टेंस है, किसका इंडक्टेंस है, 511 है, मतलब कि ये कोइल 1 की बात कर रहा है, इसलिए ये इसका इंडक्टेंस है। तो 511 अपन DI2, ये इस DI1, यहाँ पर DI1 होगा, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पर DI1 होगा। तो 511 अपन DI1, मतलब कि जो I1 के कारण जो कोइल 1 में जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ, मतलब कि धारा I1 के कारण जो कोइल 1 में फ्लक्स उत्पन्न हुआ, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो उसके इंडक्टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पर अपनों ने L1 इसका इंडक्टेंस लिख दिया, किसका, कोइल 1 का। इसी प्रकार से कोइल 2 का इंडक्टेंस अपनों ने लिख दिया, वो है 522 अपन DI2, ये किसका है, कोइल 2 का इंडक्टेंस है L2, ठीक है ना। तो इतना इसके बाद में अपनों ने इसको सोल्व किया, इसका स्क्वायर हटाया तो m बराबर k अंडर रूट L1 इंटू L2, ये अपना सूत्र आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको अपना हमेशा ध्यान में रखना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का सूत्र क्या होता है, m बराबर k अंडर रूट L1 इंटू L2, ठीक है। इसके बाद में अपना एक नियम आता है डॉट नियम। जब भी अपन किसी कपलिंग सर्किट की या फिर किसी कुंडली नुमा सर्किट की अपन उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर जो करंट होती है, करंट के फ्लो के अनुसार अपनों को उसका चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक लेना पड़ता है, क्योंकि ये म्यूचुअली इंडक्टिव एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, म्यूचुअली कनेक्ट हो जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि उनमें धारा के मान में धनात्मक या ऋणात्मक परिवर्तन होने से बहुत बड़ा अपनों को कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता है। तो इसको अपनों को सोल्व करने के लिए अपनों ने एक डॉट नियम बना दिया। क्या नियम बना दिया, डॉट नियम बना दिया। तो डॉट नियम को अपन अब समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है कि जब वोल्टेज की परस्परिक ध्रुवता को ज्ञात करना होता है, तो कुंडली में डॉट नियम को अपनों ने डॉट मार्क कर देते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना, डॉट मार्क कर देते हैं। अब जब डॉट मार्क कर दिया अपनों ने, तो इसके बाद में क्या होता है, अगर डॉट मार्क कर दिया, डॉट मार्क किसके अनुसार करेंगे, उस कुंडली में बहने वाली धारा के अनुसार उसमें डॉट मार्क करेंगे, ठीक है ना। तो वो किस प्रकार करेंगे, देखो जब कुंडली में दोनों डॉट में धारा प्रवेश करती है, तो और दोनों डॉट से धारा बाहर निकलती है, तो क्या होगा कि प्रेरण का मान धनात्मक होगा, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ पर जैसे बता रखा है, ये जैसे कि एक डॉट है, यहाँ पर ये एक डॉट है, इस डॉट में ये इस कुंडली में धारा प्रवेश कर रही है, ठीक है।
और यहाँ पर दूसरा डॉट है जो दूसरी कुंडली में धारा प्रवेश को बता रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों की कुंडली में धारा जो प्रवेश कर रही है उसका डॉट की दिशा जो है वो समान है, इसलिए इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर अपन देखेंगे यहाँ पर कि एक डॉट से जो कुंडली के बाद में लगा हुआ है, पहली वाली कुंडली के बाद में लगा हुआ, दूसरा डॉट भी है दूसरी वाली कुंडली के बाहर लगा हुआ है, तो इससे क्या होगा, जो धारा है वो एक कुंडली के भी बाहर निकल रही है और जो इधर दूसरी वाली कुंडली है इससे भी बाहर निकल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर भी सेम चीज मिल गई, इसलिए इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस से दोनों में आपस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में, ठीक है। हाँ, तो इसके आगे अपन देखते हैं कि नियम 2 क्या कहता है। ये तो पहला नियम हो गया कि अगर कुंडली में 2 या 3 कुंडली जो भी आपस में, ठीक है ना, उसके अनुसार अगर किसी डॉट अपन फाइंड आउट करते हैं वो करंट की दिशा के अनुसार, अगर डॉट जहाँ पे लगाया और धारा की दिशा है वो दोनों कुंडली में इस प्रकार है कि अगर उस डॉट से या दोनों कुंडलियों में उस डॉट से धारा या तो प्रवेश करे या फिर बाहर निकल जाए, ठीक है ना, या तो प्रवेश करे या फिर बाहर निकल जाए, तो वहां पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार अगर अपन दूसरा नियम देखते हैं तो दूसरे नियम में क्या है कि जब धारा एक डॉट में प्रवेश करती है और दूसरे डॉट से बाहर निकलती है तो क्या हो गया, अन्योन्य प्रेरण जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। वो जो अन्योन्य प्रेरण होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। इस प्रकार ये दूसरी स्लाइड में बता रखा है, ठीक है। इसको आगे अपन देखते हैं, जैसे कि इस स्लाइड में दे रखा है। अब इस स्लाइड में क्या रखा है कि जैसे कि एक जगह से तो यहाँ पे धारा प्रवेश कर रही है इस कुंडली से, लेकिन दूसरी जगह से ये प्रवेश नहीं कर रही, दूसरी जगह से जो करंट है वो बाहर निकल रही है, तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो ऋणात्मक आ गया। डॉट नियम का ये मुख्य नियम, ये 2 नियम होते हैं, इसके अनुसार ही अपन किसी भी सर्किट में करंट की धारा, वोल्टेज वगैरह सब अपन उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। एक चीज अपन और यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं, वो होता है इनिशियल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम ये क्या कहती है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम एक तरह से फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है। जब अपन टाइम डोमेन की बात करते हैं, जब टाइम 0 होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी अनंत, क्या होगी, अनंत होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अपनों को इनिशियल वैल्यू, इनिशियल मतलब कि इनिशियल टाइम की बात करनी है, यहाँ पर क्या बात करनी है, इनिशियल टाइम की बात करनी है। तो इनिशियल टाइम की बात करनी है तो लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है, मतलब आवृत्ति के डोमेन में होता है, तो इसलिए अपन वहां पर एस जो होता है फ्रीक्वेंसी को लाप्लास डोमेन में उसको एस से डिफाइन करेंगे, और एस जो होता है वो फिर इन्फिनिटी पे अपनों को ले जाना पड़ेगा। टाइम 0 हुआ तो उसका जो आवृत्ति है वो इन्फिनिटी हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन डिफाइन करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या बोल रही है, यहाँ पर अपन देखते हैं। इनिशियल वैल्यू थ्योरम में क्या है, प्रथम अवकलन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लिमिट विधि से करने पर उसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार आएगी, ठीक है ना। उसमें क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फ्रीक्वेंसी डोमेन है, इसलिए एस टेंस टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे टाइम डोमेन होता तो वो टी टेंस टू 0 हो जाता। यहाँ पे लाप्लास डोमेन है, यहाँ पे एस डोमेन है, इसलिए इसको अपन ने इन्फिनिटी कंसिडर किया, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट उसका डेरिवेटिव हुआ, मतलब कि अवकलन हुआ, प्रथम अवकलन जो है उसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन लेते हैं, ठीक है, उसमें इनिशियल वैल्यू थ्योरम मतलब कि एस टेंस टू इन्फिनिटी अपन डिफाइन करते हैं, तो वो इस तरह से आता है, ठीक है। यहाँ पर है लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी समाकलन 0 टू इन्फिनिटी डी एफ अपन डी टी ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी डी टी, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सूत्र होता है। अपन किसी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म को निकालना होता है तो इस सूत्र की तरह निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर ये एल डी एफ अपन डी टी की जगह यहाँ पे डी एक्स टी होता तो यहाँ पर डी एफ अपन डी टी की जगह एक्स टी आ जाता, ठीक है। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सूत्र होता है, इस सूत्र से अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसके साथ में अपन आगे बात करते हैं। तो जब अपन इसका पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, अगर अपन जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पर डिविडेशन ऑफ एस होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिविडेशन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पहले ये अवकलन हुआ, इसलिए क्या हुआ, जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं तो एस से मल्टीप्लिकेशन होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अपन आगे इसको अध्ययन करेंगे। तो इसमें अपन जब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एफ एस
DFT है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो FS आ गया। तो SFS माइनस F0 नॉट, F0 नॉट क्या इनिशियल कंडीशन बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जब अपन S को W लिख देते हैं और e टू द पावर माइनस ST को अपन ने टेंस टू 0 कर दिया, मतलब T डोमेन में S टेंस टू इन्फिनिटी है, इसलिए e टू द पावर माइनस ST वो क्या है, एक तरह से नीचे चला गया, एक तरह से नीचे चला गया, ये एस टी है तो ई एस टेंस टू इन्फिनिटी हुए तो ये नीचे वाली संख्या भी इन्फिनिटी हो गई। तो ये जब इन्फिनिटी हो गई इसका मतलब ये जीरो हो गया पूरा। तो ये जब ई टू द पावर माइनस एस टी जो है ये जीरो हो गया, ठीक है। इस तरह से अपनों ने इस लिमिट को यहाँ पर पुट कर दिया। तो लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एफ एस माइनस एफ जीरो प्लस बराबर जीरो। तो एफ जीरो का मान जो है अपनों को इनिशियल वैल्यू निकालनी होती है। इनिशियल वैल्यू को अपन ये डायरेक्ट सूत्र अब ध्यान में रखेंगे कि एफ जीरो प्लस बराबर लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एफ एस। एस एफ एस कुछ नहीं है, लाप्लास डोमेन का जो एस फंक्शन होता है, एस डोमेन में जो फंक्शन होता है उससे एस से मल्टीप्लाई करना है और लिमिट पुट करनी है एस टेंस टू इन्फिनिटी। इसका अपन उदाहरण भी करेंगे और ये अपना एक सूत्र बन गया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इनिशियल वैल्यू के लिए कि इनिशियल वैल्यू इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर ये f0 प्लस मतलब ये टाइम डोमेन की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये छोटा यहाँ पर f है तो ये टाइम डोमेन की बात कर रहा है, मतलब कि टाइम जो है, टाइम तो इसका 0 है और उस समय फ्रीक्वेंसी उसकी इन्फिनिटी हो जाती है। तो उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए लाप्लास डोमेन में ये सूत्र अपन लगा देते हैं कि f0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी s एफ एस। इस प्रकार से अपनों ने ये दोनों तीनों चीजें देखी। क्या देखी अपनों ने, सबसे पहले अपनों ने देखा कि यहाँ पर एक अन्योन प्रेरण ज्ञात करने के लिए एक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें दो कुंडली अपनों ने ली हुई है। इन कुंडली के अकॉर्डिंग जो उनका फ्लक्स डेवलप हो रहा है उनमें जो धारा बह रही है वो I1 बह रही है, एक में I1 और उसका फ्लक्स है 511, और उस दूसरी कुंडली में है उसकी धारा है I2 और उसका फ्लक्स है 522। इस प्रकार से दोनों कुंडली अपनों ने देख ली। इसके अंदर अपनों ने विभवांतर जो कुंडली 2 के सापेक्ष अपनों ने निकाला, ठीक है ना। और दोनों उनमें क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट हो रहा है, इसलिए अपन ने दोनों इक्वेशन को बराबर करके म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल ली। ये तो अपनों ने पहली चीज पढ़ी। दूसरी चीज में अपनों ने पढ़ा जब कपलिंग कोफिशिएंट मतलब कितनी आपस में दोनों कोइल कपल्ड है, ठीक है ना, कितनी आपस में कुंडली जुड़ी हुई है, ठीक है ना, उसको अपनों ने निकालने के लिए उसकी एक वैल्यू डिफाइन की जो कि के से रिप्रेजेंट करते हैं। के की वैल्यू निकालने के लिए अपनों ने एक सूत्र निकाला जो क्या है 512 अपन 51 या 521 अपन 522, ठीक है ना। के की वैल्यू 0 से 1 तक ही हो सकती है, मैक्सिमम 1 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। इससे अपनों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला तो वो आया अपना m बराबर के अंडर रूट L1 इंटू L2, जहाँ पर k क्या है, k एक म्यूचुअल k एक कपलिंग कोफिशिएंट है और m जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इसके बाद में अपनों ने देखा डॉट नियम। डॉट नियम क्या है कि अगर कहीं दो कुंडलियों में धारा प्रवाहित हो रही है और अपनों ने डॉट मार्क किया हुआ है, ठीक है ना, अपनों ने उसको सॉल्व करने के लिए डॉट मार्क किया, तो जब या तो दोनों कुंडली में उस डॉट की दिशा में ही उन दोनों से या तो धारा इन हो, मतलब कि या तो अंदर प्रवेश करे या फिर वो धारा बाहर निकले, तो ये जो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। अन्यथा अगर एक से धारा प्रवेश कर रही है दूसरे से धारा बाहर निकल रही है तो उसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है मतलब कि उसका अन्योन्य प्रेरण है वो ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये अपनों ने यहाँ पर तीसरी चीज पढ़ी। अपनों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म से अपनों ने देखा इनिशियल वैल्यू थ्योरम का डायरेक्ट सूत्र ध्यान में रखना है f0 प्लस लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s एफ एस, ठीक है। इस प्रकार से अपनों ने ये चीजें पढ़ी। यहाँ पर फिर से कपलिंग कोफिशिएंट का जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर बात वही कही है, 511 इन्होंने डिफाइन किया, 522 डिफाइन किया, 512 डिफाइन किया। तो उस तरह से M21 मतलब कि 2 के कारण एक में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है यहाँ पर 1, और M12 है वो 1 में 2 के कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है। इस प्रकार से अपनों ने ये पूरी चीज मैंने यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। के की वैल्यू जो 0 से 1 तक ही हो सकती है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के कुछ सूत्र लिख रखे हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, m बराबर के L1 L2 और m जो होता है मैक्सिमम अगर k की वैल्यू 1 है तो वो L1 इंटू L2, ठीक है। इस प्रकार से अपने इंडक्टेंस के लिए कुछ सूत्र हैं। L1 अपन L2 वो किसके बराबर होगा, उसके नंबर ऑफ टर्न्स के अनुपात में होगा, नंबर ऑफ टर्न्स N1 स्क्वायर अपन N2 स्क्वायर।
इसी प्रकार से वोल्टेज, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स, इनमें क्या रिलेशन होता है ये भी यहाँ पर दर्शाया गया है। V1/V2 I2 इज बराबर I2/I1 बराबर N1/N2। ठीक है, इसी प्रकार से जो 5-1 अपनों ने कोइल 1 के लिए इंडक्टेंस और कोइल 2 के लिए इंडक्टेंस भी यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है उसका खुद का जो इंडक्टेंस होता है वो अपनों ने यहाँ पर लिखा हुआ है N1 इंटू 5/1/I1, ये L1 जो कोइल 1 के लिए है। यहाँ पर L2 दिया है वो N2.52/I2, ये कोइल 2 के लिए दे रखा है। ठीक है, इसके आगे अपन देखते हैं, मैंने एग्जांपल भी बता रखे हैं यहाँ पे डॉट रूल के, किस तरह से डॉट रूल है। डॉट रूल में क्या है कि अगर करंट है वो अगर एंटर करती है और डॉट लगा हुआ वहीं से एंटर कर रही है तो उसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर एक डॉट से वो जो करंट है एक कॉइल से तो प्रवेश कर रही है, दूसरी कॉइल से बाहर निकल रही है वो करंट, तो उस डॉट से बाहर निकल रही है, तो अपनों को क्या है वहाँ पर वो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से मैंने इसको समीकरण से सॉल्व करके भी यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जब दो अगर कनेक्शन हुए उसके अनुसार किस प्रकार से दो पैरेलल कनेक्शनों में किस प्रकार से सूत्र बनता है, किस प्रकार से म्यूचुअल इंडक्टेंस परफॉर्म होता है, ये भी यहाँ पर मैंने बता रखा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एल इक्विवेलेंट, जब एक डॉट से एक लूप में अगर ये करंट फ्लो हो रही है तो L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर L1 प्लस L2 माइनस 2m, ये एडिटिव फ्लक्स के लिए और ये है रिपल्सिव फ्लक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपनों ने इन चीज़ों का अध्ययन किया और आज की अपन क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आगे अपन प्रोसेस आगे इसकी जो कक्षा है क्लास है वो अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।